हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे ब्लड यानी रक्त। बच्चों, रक्त क्या होता है, ब्लड क्या होता है, इसके बारे में आज के वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे। और यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मानव शरीर के अंदर रक्त का एक महत्वपूर्ण कार्य है और यह रक्त हमारे शरीर के अंदर तरल संयोजी ऊतक के नाम से जाना जाता है और यह शरीर के विभिन्न भागों में रक्त वाहिनियों के अंदर प्रवाहित होती रहती हैं, जिनके कारण हमारे शरीर को विभिन्न प्रकार के पोषक पदार्थ, विभिन्न प्रकार के खनिज लवण और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ मिलते रहते हैं, जिससे हमारे शरीर का वृद्धि एवं विकास होता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि रक्त होता क्या है और रक्त की बनावट कैसे होती है, रक्त की संरचना या घटक कौन कौन से होते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, परिवहन में यह चौथा वीडियो है। इस वीडियो के पहले मैंने 3 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, तो वैसे बच्चे जो अब तक परिवहन का एक भी वीडियो नहीं देखे हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उसके लिंक से देख सकते हैं, या तो फिर इस कॉर्नर पे आई बटन में आपको मिल जाएगा, जाकर वहाँ भी देख सकते हैं। तो बच्चों, इस रक्त का क्या कार्य है, यह रक्त किन किन चीज़ों से बना होता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो चलिए हम लोग बोर्ड पे देखते हैं कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बातें रक्त के बारे में मैंने लिखी है। तो बच्चों, रक्त एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक है। हम सभी जानते हैं, हम सभी 9th क्लास में पढ़ चुके हैं बच्चों कि रक्त क्या है, एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक इसलिए कहा जाता है क्योंकि रक्त का जो प्रकृति है वह तरल है और यह हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को आपस में जोड़ता है, क्योंकि शरीर के विभिन्न अंगों में रक्त प्रवाहित होता है। शरीर के हर एक भाग तक यह रक्त जाता है, पहुंचता है। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि यह रक्त हमारे के शरीर के विभिन्न भागों को कनेक्ट करता है, जोड़ता है, संयोजन का कार्य करता है। इसलिए हम लोग रक्त या ब्लड को संयोजी ऊतक के नाम से जानते हैं। इसलिए रक्त को तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू के नाम से जानते हैं। तो बच्चों, रक्त एक विशेष प्रकार का तरल संयोजी ऊतक यानी फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। सीटी का मतलब बच्चों वहाँ कनेक्टिव टिश्यू से मतलब है, क्योंकि आप जानते हो ऊतक का इंग्लिश होता है टिश्यू और संयोजी का इंग्लिश होता है कनेक्टिव। तो हम लोग साथ साथ इंग्लिश भी समझते जाएं कि हम लोग ब्लड को या रक्त को तरल संयोजी ऊतक या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। बच्चों, आप याद रखोगे, ये हमेशा यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि रक्त क्या होता है, किस प्रकार का ऊतक है रक्त। तो तरल संयोजी ऊतक होता है रक्त, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे हम लोग देखते हैं। यह लाल रंग का गाढ़ा क्षारीय तरल पदार्थ है। तो बच्चों, रक्त का रंग कैसा होता है, लाल रंग का होता है और यह गाढ़ा होता है, क्षारीय तरल पदार्थ है। तो लाल रंग क्यों होता है, ये भी सवाल अक्सर पूछा जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो से बहुत सारे क्वेश्चंस को आप हिट कर पाएंगे, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब इस वीडियो से आपको मिल जाएगा। तो बच्चों, रक्त का रंग लाल क्यों होता है, तो इसका मैं जवाब आपको यहीं दे दूं कि रक्त का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि रक्त में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, लोहा होता है, इसलिए रक्त का रंग लाल होता है। और बच्चों, यह क्षारीय तरल पदार्थ है क्योंकि इसका पीएच मान 7.4 होता है। तो आप याद रखोगे, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो आप याद रखोगे 7.4 होता है।
तो रक्त का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7.4 होता है। इसलिए चूंकि आप पीएच स्केल पढ़े होंगे तो पीएच स्केल में आपको याद रखना है बच्चों कि पीएच स्केल में बच्चों 0 से लेकर 14 तक होता है, और इसमें जो 7th पॉइंट है, जो 7th स्केल दिया गया है, यह न्यूट्रल होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल बोलते हैं, उदासीन बोलते हैं। तो 0 और 7 के बीच, 0 और 7 के बीच अगर किसी का पीएच मान होगा तो उसको हम लोग अम्लीय कहेंगे, एसिडिक कहेंगे, और 7 से लेके 14 तक अगर होगा तो इसको हम लोग क्षारीय या बेसिक कहेंगे। तो याद रखिएगा 7 से लेकर 14 तक यानी 7 से लेकर 14 तक यदि किसी यौगिक का पीएच मान होता है 7 से 14 के बीच का होता है तो उसको हम लोग क्षारीय या अल्कलाइन या बेसिक नेचर कहते हैं। और यदि 0 से 7 के बीच होता है तो ऐसे यौगिक का पीएच मान हम लोग अम्लीय कहेंगे। तो बच्चों रक्त का पीएच मान 7.4 यानी 7.4 होता है और यह क्षारीय तरल पदार्थ है, इसलिए हम लोग इसको क्षारीय या अल्कलाइन या बेसिक तरल पदार्थ के नाम से जानते हैं। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे कि रक्त की संरचना या रक्त के घटक कौन कौन से हैं, यानी हम कह सकते हैं कि रक्त का कंपोजिशन क्या है, रक्त का कंपोनेंट क्या है, तो रक्त की बनावट क्या है। सवाल अक्सर ये पूछे जाते हैं एग्जाम में, ये लघु उत्तरीय प्रश्न में भी पूछता है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में भी पूछता है कि रक्त के संगठन की चर्चा करें, रक्त के संगठन की व्याख्या करें, या रक्त के घटक कौन कौन से हैं उसकी व्याख्या करें। तो यह वीडियो आपके विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए भी आवश्यक है, चाहे वो टेट की परीक्षा हो, चाहे वो सी टेट का एग्ज़ाम हो बच्चों, या किसी भी ओलंपियाड का एग्ज़ाम हो। आप इस ब्लड को या इस टॉपिक को आप बिल्कुल समझ लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास है, इसलिए इसको ध्यान से देखिएगा और वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। तो बच्चों रक्त की संरचना या रक्त के घटक, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है, मैं इसको मिटा दे रहा हूं। तो बच्चों रक्त 2 भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग हैं, तो पहला भाग है प्लाज्मा और दूसरा भाग है रक्त कोशिका यानी रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं। तो बच्चों रक्त को हम लोगों ने 2 भागों में बांट दिया है, एक प्लाज्मा और दूसरा रक्त कोशिका। ठीक है, तो आप जानते ही हो कि रक्त कैसा होता है, ब्लड कैसा होता है। तो ब्लड क्या है भाई, तो ब्लड का नेचर क्या है, तो फ्लूइड है, ये तरल पदार्थ है। तो ये 2 भागों में बटा होता है, एक होता है प्लाज्मा, दूसरा होता है रक्त कोशिका। तो बच्चों आप याद रखोगे कि प्लाज्मा का नेचर कैसा होता है, तो ये तरल होता है, यानी रक्त का जो तरल भाग है, रक्त में जो तरल भाग है वो प्लाज्मा है, और उस तरल भाग के अलावा जो कुछ भी है वो क्या है, रक्त कोशिका है। तो पूरे रक्त का प्लाज्मा कितना होता है, 55% होता है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि पूरे रक्त का प्लाज्मा कितना प्रतिशत होता है, तो आप याद रखिएगा 55%। कुछ पुराने बुक्स में गलत डाटा दिया हुआ है, आप इसको सुधार लीजिएगा। रक्त में प्लाज्मा का जो प्रतिशत है वो 55% है, और रक्त में रक्त कोशिका या रक्त कणिकाओं का जो प्रतिशत है वो 45 यानी 45% है। ठीक है बच्चों, तो इसको आप देख लोगे, 55% प्लाज्मा, 45% रक्त कोशिका। अब आ जाए हम लोग प्लाज्मा पर। तो प्लाज्मा, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया बच्चों कि प्लाज्मा क्या है, तरल पदार्थ है। ये रक्त का ये तरल पदार्थ है, तो ये जब तरल पदार्थ है तो इसी तरल पदार्थ में ये सारी चीज़ें तैरती रहेंगी। जैसे अगर नदी में पानी है तो उस नदी
में बहुत सारी चीज़ें उस पानी के साथ बहती जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें उसमें बहती हैं। आप देख सकते हैं, अगर नदी के किनारे आप खड़े हो जाएंगे तो आपको उस पानी की धारा में बहुत सारी चीज़ें दिख जाएंगी जो उस पानी के बहाव में बहती जाती हैं। उसी तरह से रक्त में जो तरल पदार्थ है वो प्लाज्मा है, और इस प्लाज्मा में बहुत सारे रक्त कोशिकाएं बहती जाती हैं। तो ये रक्त कोशिकाओं का जो प्रतिशत है वो केवल 45% है, जबकि प्लाज्मा का जो प्रतिशत है वो 55% है। तो बच्चों, पहला पॉइंट हम लोग देख लें कि प्लाज्मा रक्त का तरल पदार्थ होता है, ये मैंने आपको अभी बतलाया। यह संपूर्ण रक्त का 55% भाग होता है। मैंने आपको ये बतला दिया कि प्लाज्मा संपूर्ण रक्त का, पूरे रक्त का 55% भाग होता है। अब बच्चों, ये प्लाज्मा कितने घटक में बटा होता है, किन किन घटकों से मिलकर बना होता है, तो आप याद रखोगे कि प्लाज्मा में सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है उस भाग को हम लोग जल कहते हैं, यानी वाटर। तो बच्चों, वाटर इसमें 90 से 92% होता है। आप याद रखोगे कि प्लाज्मा में जो जल होता है, चूँकि हम सभी जानते हैं कि रक्त का तरल भाग क्या है, प्लाज्मा है, और तरल भाग है तो उसमें पानी होगा। तो जल की मात्रा कितना है, 90 से 92% जल इस प्लाज्मा में पाया जाता है, और बाकी जो शेष बच गया वो प्लाज्मा का ठोस कण हो गया, जो 8 से 10% होता है। प्लाज्मा में जल 90 से 92%, और इसी प्लाज्मा के अंदर जो ठोस कण पाए जाते हैं घुले हुए, वो ठोस कण 8 से 10% पाया जाता है। अब देखिए, इस ठोस कण में कौन कौन से महत्वपूर्ण कण हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कण है प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन। तो बच्चों, प्लाज्मा प्रोटीन 7 से 8% होता है। आप याद रखोगे, प्लाज्मा प्रोटीन कितना होता है, 7 से 8%, 7 से 8%। तो 7 से 8% होता है, मैंने 7% लिखा है, बहुत सारे बुक में आपको 8 भी मिल जाएगा। तो आप याद रखोगे 7 to 8%, यानी 7 से 8% होता है। और इसके अलावा चूँकि प्रोटीन ही 8% हो जाता है, तो जो 2% बच गया वो पूरा का पूरा ग्लूकोज और ये लवण हो गया। जो 2% बचा बच्चों, ये पूरा का पूरा ग्लूकोज और ये लवण इसी में आ गए, यानी 7 से 8% प्रोटीन हो गया, बाकी जो शेष बचा उसमें लवण और ग्लूकोज आ गए, और कुछ भाग इसमें घुले हुए पाए जाते हैं। तो बच्चों, प्रोटीन जो प्लाज्मा में पाया जाता है उसे हम प्लाज्मा प्रोटीन के नाम से जानते हैं, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप याद रखोगे, इसका नाम आप जरूर याद रखना। प्लाज्मा प्रोटीन 4 प्रकार का होता है। एक होता है फाइब्रिनोजेन, दूसरा होता है प्रोथ्रोम्बिन, तीसरा होता है एल्ब्यूमिन, और चौथा होता है ग्लोबुलिन। तो ये 4 प्रकार के प्लाज्मा प्रोटीन हैं, और ये प्लाज्मा प्रोटीन क्या करते हैं कि ये प्लाज्मा प्रोटीन हमारे शरीर के रचनात्मक क्रियाओं में भाग लेते हैं। चूँकि हम सभी जानते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, प्रोटीन को शरीर निर्माता भी कहा गया है, तो शरीर निर्माता के रूप में भी भाग लेते हैं। इसमें से ऊपर के 2 जो प्रोटीन हैं, फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन, ये रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं। ये क्या करते हैं, रक्त को थक्का जमाने में मदद करते हैं। इसका मतलब बच्चों कि यह ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। क्या करते हैं, ये ब्लड को क्लॉट करने में मदद करते हैं। मान लीजिए हमारे बॉडी का कोई भाग कट जाता है और खून बाहर निकलने लगता है, रक्त बाहर निकलने लगता है, तो उस समय ये दोनों प्रोटीन फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन क्या करेंगे, उस कटे हुए भाग को सील कर देंगे, उस कटे हुए भाग को क्या कर देंगे, पैक कर देंगे अपने फाइबर से, तो रक्त का बहाव रुक जाएगा। तो रक्त को क्लॉट करने में, रक्त को थक्का जमाने में फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रोम्बिन नामक 2 प्रोटीन भाग लेते हैं, और एल्ब्यूमिन और
ग्लोबुलिन, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी बनाने में मदद करते हैं। विभिन्न प्रकार के एंटीबॉडी हमारे शरीर के अंदर, हमारे रक्त में पाए जाते हैं। यह एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है और यह हमारे शरीर को प्रतिरोधी क्षमता प्रदान करते हैं और बाहर से आए हुए किसी भी जर्म्स को, किसी भी जीवाणुओं को, किसी भी कीटाणुओं को या रोगाणुओं को मारने का काम करते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको बतला दिया कि प्लाज्मा में दो महत्वपूर्ण घटक हैं, एक जल जो कि 90 से 92% होता है और ठोस का कण 8 से 10% होता है। प्रोटीन के बारे में मैंने आपको अभी अभी बतलाया कि 7 से 8% प्रोटीन होता है और जो शेष बचता है वो लवण और ग्लूकोज के अलावा इन सभी भागों के रूप में पाए जाते हैं। इसमें ग्लूकोज पाया जाता है, ग्लूकोज का प्रतिशत बहुत कम होता है, 0.18 यानी 0.18% पाया जाता है बच्चों। और लवण के रूप में यहाँ सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। इस लवण को आप याद कर लीजिएगा, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट आयन और क्लोराइड आयन पाए जाते हैं। हमारे प्लाज्मा में उत्सर्जी पदार्थ भी पाए जाते हैं बच्चों। कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ हैं, जैसे यूरिया हमारे शरीर के अंदर बनता है, यूरिया लीवर में बनता है, याद रखिएगा। यूरिया जो है उत्सर्जी पदार्थ है, यह लीवर में बनता है। यूरिक अम्ल भी हमारे शरीर का उत्सर्जी पदार्थ है, बहुत कम मात्रा में बनता है। तो यूरिया हमारा प्रमुख उत्सर्जी पदार्थ है। इसके साथ साथ यूरिक अम्ल बनता है, क्रियाटिन या क्रियाटिनिन बनता है। तो ये सारे उत्सर्जी पदार्थ प्लाज्मा में घुलनशील होते हैं। एमिनो अम्ल जो प्रोटीन का यूनिट है, एमिनो अम्ल पाया जाता है, प्रोटीन की रचनात्मक इकाई है। हार्मोन्स हमारे शरीर में स्रावित होते हैं, वो प्लाज्मा के द्वारा ही बहते हैं। विटामिन हमारे शरीर में पाए जाते हैं, वो ब्लड के साथ, प्लाज्मा के साथ बहते हैं, प्रवाहित होते हैं। वसा भी हमारे शरीर में प्लाज्मा में ही पाया जाता है। घुलनशील गैस जो है, जो श्वसन की क्रिया में जो भी हम लोग गैस यूज करते हैं, जैसे हम लोग वातावरण से ऑक्सीजन लेते हैं तो वह ऑक्सीजन कहाँ जाता है, प्लाज्मा में ही घुलकर आगे कोशिका तक पहुँचता है। तो इस प्लाज्मा में ऑक्सीजन और CO2 भी पाए जाते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि CO2 और ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में होता है। तो यह ऑक्सीजन और CO2 किस में मिलेंगे, प्लाज्मा में मिलेंगे। और ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है हिपैरिन, याद रखिएगा। हिपैरिन बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछता है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त जमता क्यों नहीं है, जबकि शरीर का भाग अगर कहीं कट जाए तो कटने के बाद खून शरीर के बाहर जमता है। यदि कहीं हमारे शरीर के किसी भी बाहरी अंग में कट जाए तो वह खून 5 से 10 मिनट के अंदर जम जाता है, लेकिन शरीर के अंदर रक्त वाहिनियों के अंदर खून नहीं जमता है। क्या कारण है? यदि कहीं कोई घटना नहीं घटती है, कोई एक्सीडेंट नहीं होता है, कहीं कोई कट नहीं लगता है, तो शरीर के अंदर खून क्यों नहीं जमता है? तो यही कारण है कि खून नहीं जमता है। हमारे प्लाज्मा में हिपैरिन नामक एंटीकोएगुलेंट पाया जाता है। यह हिपैरिन क्या करता है, खून को शरीर के अंदर थक्का जमाने से रोकता है। तो याद रखिएगा, हिपैरिन एक ऐसा रासायनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमाने से रोकता है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमारे शरीर के अंदर रक्त जमता क्यों नहीं है, तो हिपैरिन की उपस्थिति के कारण हमारे शरीर के अंदर रक्त नहीं जमता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया बच्चों। तो आप याद कर लोगे, प्लाज्मा प्रोटीन चारों नाम याद कर लोगे। कौन कौन से प्लाज्मा में होते हैं मैंने बता ही दिया। जल 90 से 92% होता है, प्रोटीन 7 से 8%, लवण और ग्लूकोज पाया जाता है। ये टोटल कण मिल करके 8 से 10% बनाते हैं। उत्सर्जी पदार्थ में नाम याद कर लोगे, यूरिया, यूरिक अम्ल, क्रियाटिन, क्रियाटिनिन पाए जाते हैं। एमिनो अम्ल, हार्मोन्स, विटामिन, ये सभी प्लाज्मा में घुल करके ये एक जगह से दूसरे जगह
पहुंचते हैं। घुलनशील गैस जैसे ऑक्सीजन और CO2 का परिवहन होता है। हिपैरिन प्लाज्मा में पाया जाता है जो कि हमारे शरीर के अंदर रक्त को थक्का जमने से रोकता है। और बच्चों इसमें महत्वपूर्ण भाग ये भी है कि रक्त कोशिकाएं 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी होती है? तो RBC, WBC और प्लेटलेट। याद रखिएगा हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की रक्त कोशिकाएं पाई जाती हैं और यह रक्त में टोटल 45% भाग बनाती हैं और यह 3 प्रकार का होता है, RBC, WBC, प्लेटलेट्स। बच्चों RBC का नाम लाल रक्त कोशिका है, WBC का नाम श्वेत रक्त कोशिका है और प्लेटलेट्स को हम लोग हिंदी में रक्त पट्टिकाणु के नाम से जानते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण रक्त कोशिकाएं हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं रक्त में और इनका विशिष्ट कार्य है हमारे शरीर के अंदर। तो रक्त कोशिकाओं के बारे में बच्चों हम लोग अगले वीडियो में स्टडी करेंगे। तो इस वीडियो में हम लोगों ने देखा कि रक्त क्या है और रक्त की संरचना क्या है, रक्त के घटक कौन कौन से हैं। तो हम लोगों ने जाना कि रक्त 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है तरल पदार्थ जिसे हम प्लाज्मा के नाम से जानते हैं और दूसरा पदार्थ होता है रक्त कोशिका। तो हम लोग प्लाज्मा के बारे में बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट को पढ़ चुके हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न आपको मैंने बतला भी दिया। तो इन सभी इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट कर लीजिए और नोट करने के बाद यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।